हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने वेव का इक्वेशन या एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था या एक्सप्रेशन का स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम फाइंड आउट कर रहे हैं द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव का स्पीड क्या होगा ये हम स्टडी करने वाले हैं। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव depends upon the elastic property and density of the medium. The same medium can support the both transverse and longitudinal wave which have different speeds. ओके तो स्पीड ऑफ अ मैकेनिकल वेव किस पे डिपेंड करता है? एक तो इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड सेकेंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब हम देखते हैं व्हाट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज डेंसिटी। नो, व्हाट इज़ इलास्टिक प्रॉपर्टी? उसके लिए आपको इलास्टिक मटेरियल क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। क्या होता है इलास्टिक मटेरियल? अगर किसी भी मटेरियल को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, उसे हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। लाइक रबर को आप स्ट्रेच करोगे और फोर्स अगर छोड़ दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे, वापस छोड़ दोगे तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। दैट इज़ नोन एज अ इलास्टिक मटेरियल। तो प्रॉपर्टी ऑफ दैट इलास्टिक मटेरियल इज इलास्टिसिटी। ओके, अब ये क्या होता है? इलास्टिक मटेरियल किस पे डिपेंड करता है? सपोज अब देखो, सपोज इलास्टिक प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं। सपोज मैं एक पेंडुलम लेता हूँ। अब सपोज ये पेंडुलम है, इसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ। अब मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ। अब इसका पोजीशन ये आ गया। मैंने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया? x, इस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, वापस अपनी मेन पोजीशन पे। अब देखो, मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ किया लेकिन फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है? इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो फोर्स उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बाद वापस अपनी जगह पे लाने के लिए एप्लीकेबल होता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। जो पार्टिकल को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। मैं डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं ये फोर्स रिमूव कर दूंगा, अपोजिट फोर्स एक्ट होगा जो वापस इस पार्टिकल को अपनी मेन पोजीशन पे लेके आएगा। उसे हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। रबर को हम स्ट्रेच करेंगे, जैसे ही हम रबर को छोड़ देंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस उसे क्या लेके आएगा? अपनी ओरिजिनल जगह पे। अभी के लिए 11th के लिए इतना याद रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए हेल्प करता है। दैट इज़ नोन एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है? रिस्टोरिंग फोर्स पे। किस पे डिपेंड होता है? रिस्टोरिंग फोर्स पे। अब रिस्टोरिंग फोर्स हम यहाँ वायर का स्टडी करने वाले हैं। आपने गिटार देखा होगा, गिटार में स्ट्रिंग होती है। जितना आप स्ट्रिंग को टाइट करते हो उतना अच्छे से वो वाइब्रेट होता है, उतने अच्छे से वो क्या होता है? वाइब्रेट होती है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसकी टेंशन पे। किस पे डिपेंड करती है? टेंशन पे। तो अगर ये देखो, स्ट्रिंग भी अभी ये हमारी स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग को आप अपने ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन से आप डिस्प्लेस करोगे, इसको खींचोगे और छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आएगा बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। और जितना ये टाइट होगा स्ट्रिंग टाइट होगा उतना ज़्यादा ये वाइब्रेट करेगा और अपनी जगह पे आएगा। ओके, सो दिस इज बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज डिपेंड ऑन टेंशन। किस पे डिपेंड करता है? टेंशन। ये टर्म समझ में आ गया? रिस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वायर अगर होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स वायर का किस पे डिपेंड करता है? टेंशन पे डिपेंड करता है। ये याद रखना है। नाउ डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? हम डेंसिटी का स्टडी करते हैं अभी। डेंसिटी का कॉमन डेफिनेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का कॉमन फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये कब होता है? जब मटेरियल 3 डायमेंशन हो तब।
जब मटेरियल 3 डायमेंशन मीन्स उसको हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर सिर्फ वायर है, अगर इसकी डेंसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगा, डेंसिटी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला मास अपॉन, अब इसमें तो मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, इसमें क्या निकालूंगा, लेंथ, मास अपॉन लेंथ। तो इसे कहते हैं लीनियर डेंसिटी। इसे क्या कहते हैं, लीनियर डेंसिटी, लीनियर। और दूसरा एक होता है, सपोज मैंने एक थिन शीट ले लिया, थिन शीट को क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, मीन्स इसको एरिया है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। इसे हम कहते हैं सरफेस डेंसिटी। इसे क्या कहते हैं, सरफेस डेंसिटी। समझ में आएगा, डेंसिटी एक्चुअली होती है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन ये 3 डायमेंशनल मटेरियल के लिए। अगर 1 डायमेंशनल मटेरियल होगा तो लीनियर डेंसिटी दैट इज मास अपॉन लेंथ, और अगर 2 डायमेंशनल मटेरियल होगा तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सरफेस डेंसिटी दैट इज मास अपॉन एरिया। ओके, ये टर्म समझ में आ गया, डेंसिटी क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। चलो अब हम वापस चलते हैं हमारी स्पीड के टॉपिक की तरफ। द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव डिपेंड अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, टेंशन पे। ये मैंने समझा दिया आपको। द सेम मीडियम कैन बी सपोर्ट बोथ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पीड। जो हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स को भी सपोर्ट कर सकता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन दोनों भी डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल होंगे। चलो अब हम पहला टॉपिक स्टडी करते हैं, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। द स्पीड ऑफ अ वेव इज डिटरमाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन द मीडियम व्हेन इट इज डिस्टर्ब। मैंने कहा था पेंडुलम को मैंने डिस्टर्ब किया, वो वापस अपनी जगह पे आते हैं, कौन सी फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रबर को हमने डिस्प्लेस किया, वापस रबर अपना शेप ले लेता है, किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्बेंस में कौन सा फोर्स जनरेट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। द स्पीड ऑफ द वेव इज डिटरमाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। किससे, स्पीड ऑफ वेव किस पे डिपेंड होता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन अ मीडियम व्हेन इट इज डिस्टर्ब। अब देखो वाटर में हमने स्टोन डाल दिया, मीन्स वाटर डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, वाटर अपवर्ड जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। वाटर अपवर्ड जाएगा, मीन्स अगर ये वाटर डिस्टर्ब हो गया, एक्चुअली वाटर ये मेन पोजीशन है, जैसे ही वाटर अपवर्ड जाएगा अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, इसके लिए जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। सो स्पीड ऑफ द वेव इज डिटरमाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन अ मीडियम व्हेन इट इज डिस्टर्ब। Speed also depend on the inertial property like mass density of the medium. The speed is also depend on the mass density. अभी हमने स्टडी किया डेंसिटी 3 टाइप के, ओके, उसमें से डेंसिटी हम यूज़ करेंगे। The speed also depend on the inertial property like a mass density. Inertia पता है ना आपको, inertia is nothing but a opposition to the change. कॉमन एग्जांपल आपको पता है, आप बस में बैठे हो, बस अचानक से स्टार्ट हो गया, आप पीछे जाते हो, दैट इज़ द इनर्शिया। आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कर रहे हो, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहे हो, मोशन में जाने के लिए अपोज कर रहे हो, सो अपोजिशन टू। और ये इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है, मास। जितना ज़्यादा मास उतना स्टेट जल्दी चेंज नहीं होगा। अगर आपको बड़े पत्थर को, बहुत बड़े पत्थर को धक्का मारना है और उसको मोशन में लाना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, यह जल्दी उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। कंपेयर टू अगर आप छोटे पत्थर को धक्का मारोगे तो जल्दी मोशन में आ जाएगा। तो छोटे पत्थर के पास मास कम होता है इसलिए इनर्शिया कम, बड़े पत्थर के पास मास ज़्यादा होता है इसलिए इनर्शिया ज़्यादा। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ हम भी मास ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सो इनर्शियल प्रॉपर्टी लाइक मास डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। अब समझ में आ गया स्पीड किस पे डिपेंड करता है, रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शियल प्रॉपर्टी पे और डेंसिटी पे। रिस्टोरिंग फोर्स और डेंसिटी पे डिपेंड करता है।
नाउ द वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग गिटार में होती है ना स्ट्रिंग, वैसी स्ट्रिंग या वायर, द वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव, जो भी वायर पे वेव प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि वायर अप एंड डाउन मूव करता है। इन दिस केस द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मैंने कहा था जितनी आप स्ट्रिंग को टाइट करोगे उतना वेव अच्छे से क्रिएट होगा, ओके, या मोशन फास्ट होगा। सो इन द केस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, टेंशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट ये हो गया हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनर्शियल प्रॉपर्टी। द इनर्शियल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट अ डेंसिटी। द इनर्शियल प्रॉपर्टी दैट इज अ लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, वायर है, और वायर को एक ही लेंथ होता है, इसलिए हम क्या लेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। सो इनर्शियल प्रॉपर्टी दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, स्मॉल एम, और इसका फॉर्मूला होगा मास अपॉन लेंथ। मास अपॉन लेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय द string determine from the mass of string capital M and length L। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ, ये होगा हमारा लीनियर डेंसिटी। अब इन दोनों टर्म को यूज़ करके दैट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है। अब इसका डेरिवेशन आपके बुक में नहीं है, या डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, डेरिवेशन आपके स्कोप से बाहर है, मीन्स आपको इसका प्रूफ नहीं आएगा, आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय, द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इज इक्वल टू √T by m, √T by m, where T is a tension and m is the linear mass density. Tension is a restoring force and m is a inertial property. So v is equal to √T by m। ये समझ में आ गया फॉर्मूला, इसको याद रखना है, ये आपको प्रूफ के लिए नहीं आएगा। कैसे आएगा, ये भी आपके स्कोप से बाहर है, बुक के स्कोप से बाहर है। देखो, द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला is beyond the scope of this book, is beyond the scope of this book, means इस फॉर्मूला का प्रूफ आपको नहीं पूछा जाएगा। The important point here is the speed of transverse wave depend only on property of string। किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी पे, दैट इज T and M, टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी। इट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। स्पीड किसका फाइंड कर रहे हैं, वेव का स्पीड किस पे डिपेंड होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितना है, टाइम पीरियड कितना लग रहा है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है, टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी पे। तो स्ट्रिंग को हमने कितना टेंशन दिया है और उसकी मास डेंसिटी कितनी है, नहीं कितना हेवी है, इस पे ये डिपेंड करता है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। The speed of longitudinal wave. In case of longitudinal wave, the particle of medium oscillate forward and backward। longitudinal wave में particle कैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, हमने डेफिनेशन पढ़ा था, द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं फॉरवर्ड पर, और उसके वजह से क्या क्रिएट होता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। वो मीडियम को किस में डिवाइड करते हैं, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, विच ट्रैवल इन द मीडियम एज द मीडियम पजेस इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब अगर कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन होना है तो मीडियम के पास क्या होनी चाहिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी। जैसे स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा वापस एक्सटेंड होगा, कॉम्प्रेस होगा एक्सटेंड होगा, इसलिए ये बिकॉज ऑफ दिस इज मीडियम पजेस द इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये समझ में आ गया। अब स्पीड के बारे में थोड़ा और देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड एंड सॉलिड इज हायर देन दैट इन अ गैस। तो साउंड लिक्विड और सॉलिड से फास्ट ट्रैवल करता है, स्पीड लिक्विड और सॉलिड से फास्ट ट्रैवल करता है कंपेयर टू गैसेस। द स्पीड ऑफ साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एन आइडियल गैस इज गिवन बाय न्यूटन फॉर्मूला। अब
आइडियल गैस में लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड किसने फाइंड किया? न्यूटन ने। उसे कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला। उसे क्या कहते हैं? न्यूटन्स फार्मूला। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाला टॉपिक वही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ डिफरेंट मीडिया इज गिवन बाय बिलो। अब देखो डिफरेंट मीडियम में इसका स्पीड क्या होगा, उसका एक टेबल आपको दिया गया है। अब देखो टेबल, मीडियम और स्पीड। गैसेस ये मीडियम है, गैसेस में स्पीड देखो 100, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा है। देन लिक्विड में स्पीड, लिक्विड में स्पीड और इंक्रीज हो गया। देन सॉलिड देखो, सिर्फ रबर छोड़ के बाकी सारे सॉलिड में स्पीड देखो 3000, 5000, 6000। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है? सॉलिड एंड लिक्विड में। और गैसेस में स्पीड क्या होता है? कम होता है। नाउ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलवेज रिमेंबर क्या? व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेलोसिटी चेंजेस अलॉन्ग विथ इट्स वेवलेंथ। इट्स फ्रीक्वेंसी विच इज़ डिसाइडेड बाय द सोर्स रिमेन कांस्टेंट। जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। उसकी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ये मैंने पहले भी बताया था, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमेशा याद रखना है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम न्यूटन फार्मूला का स्टडी करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या डिराइव करना पड़ता है या हमें क्या सीखना पड़ता है? न्यूटन फार्मूला। तो ये टॉपिक अभी भी आधा ही है, न्यूटन फार्मूला, और उसमें करेक्शन बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये हम बाद में स्टडी करेंगे। न्यूटन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्टडी करेंगे। अभी तक हम स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव स्टडी कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इतना कर चुके हैं। ओके, सो थैंक यू।